हेलो क्लास 10th कोर्स बी स्टूडेंट्स। तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन लेकर आई हूँ मैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आप सभी की एग्जाम्स की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स के लिए बहुत ही कम समय बचा, क्योंकि 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होने हैं। और आज क्या डेट हो गई? आज हो चुकी है 4 तारीख। बहुत कम समय है कि नहीं? तो फटाफट आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरी भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी है कि 10 तारीख से पहले पहले आपके सारे प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करा दूं, ताकि आप अच्छे से बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकें। तो 15 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो आई होप आपकी 2-3 दिन पहले से आपकी इंग्लिश की ही पूरी होलसेल तैयारी शुरू होगी। तो वही चीज़ मैंने सोची है, तो 11-12 तारीख तक आपके पूरे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे। आज हम कर रहे हैं, अभी तक आपने क्या देखा? व्याकरण हमने आपका पूरा कंप्लीट करा दिया। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जैसे आने वाले हैं उन सभी की प्रैक्टिस मैंने कराई। तो बस आपको जितने भी जहां पे भी जैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं इसी बेसिस पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने लिटरेचर पे। तो लिटरेचर में हमारे पास 2 की बुक्स हैं, और पहली बुक अगर हम बात करें क्षितिज की, तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न आ रहे हैं, और वो भी अलग अलग खंड के हिसाब से, है कि नहीं? तो मैंने यही किया। मैं सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस कराऊंगी, पहले गद्य खंड, फिर काव्य खंड, और फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो पहले गद्य खंड, काव्य खंड और संचय। तो इस तरीके से हम पूरा पूरा आपका कंप्लीट कराने के मूड में, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो करने के लिए बैठे हुए हैं, आज हमारा क्या है, वो है हमारी स्पर्श भाग 2 की बुक के गद्य खंड के जो 7 अध्याय हैं उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड रहे, इसीलिए हमने यहाँ पर डाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्योंकि हम देखें 2015 से अगर हम अभी तक देखने की कोशिश करें तो इन क्वेश्चंस को बहुत बार आपसे पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चंस हम लेकर आए, ठीक है। तो पहले तो हम 2020 से पहले ये सब सब्जेक्टिव बेस आते थे, लेकिन फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव बेस आने लगे, लेकिन गद्यांश तो वही रहे। तो इसीलिए वो गद्यांश में लेकर आई हूँ जो आपसे बहुत टाइम पूछे जा चुके, कई बार पूछे जा चुके, ठीक है। चलिए, तो करीबन 7 अध्याय हैं, तो 7 अध्याय में जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं सब लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंने हर चैप्टर के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला गद्यांश है, तातारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। तातारा विहल हुआ, उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। तातारा की कर्तव्य विमूढ़, यानी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वामीरों के रुंधन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। सारे गांव वालों की उस स्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरों की मां क्रोध से उफन रही थी। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तातारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। यह तातारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोई जा रही थी। तातारा भी गुस्से में भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोक था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। तो चैप्टर है तातारा वामीरों की कथा, उससे लिया गया है ये। अब इस पर है 5 हमारे प्रश्न। पहला है, तातारा को देखते ही कौन फूट फूट कर रोने लगी? वामीरो। कौन रोने लगी थी? वामीरो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दोनों को साथ देकर माँ की क्या प्रतिक्रिया थी? विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या था? माँ आनंदित होती? नहीं। माँ रोमांचित हो गई? बिल्कुल भी नहीं। माँ आग बबूला होती? बिल्कुल सही। तो हम यहाँ तीसरे पे लगाएंगे माँ आग बबूला होती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है? गांव वाले तातारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। ये सही है। वामीरों की मां तातारा के विरोध में आवाजें उठाने लगी। उसकी मां ने तो उठाई ही नहीं थी, तो यहाँ पर ए सही है मगर आर गलत है। तो यहाँ पर कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे गा। नेक्स्ट है, तातारा को किस बात पर गुस्सा आ रहा था? विवाह की निषेध परंपरा पर, अपनी असहायता पर,
का खा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये से इन दोनों पर ही, एक तो ये जो परंपरा थी उससे, और दूसरा वो कुछ कर नहीं पा रहा था इससे। तो सही क्या है, का और खा दोनों सही है, तो हम गा पर ऑप्शन टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या दिया गया है। वामीरों का रुंदन किसके गुस्से को बढ़ा रहा था? तातारा के गुस्से को, है ना। क्या था, वामीरों की माँ के, तातारा के गांव वाले को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है, वो तातारा के गुस्से को बढ़ा रहा था। चलिए अब हम आ जाते हैं अपना दूसरा गद्यांश। क्या है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध के शमन के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। दीप के अंतिम सिरे तक तातारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, यानी कि सब डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वे सिहर उठे। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई ही दौड़ रही थी। वो मतलब जहां जहां धरती फटती जा रही थी ना, उसके किनारे किनारे वो दौड़ रही थी। तातारा तातारा चिल्ला रही थी। तातारा तातारा तातारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। जमीन फटने की जो गड़गड़ाहट थी उसके बीच वामीरो की आवाज कहीं गुम हो गई। तातारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को ओ चीरता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। ठीक है, तो किस तरीके से कार निकोबार और लिटिल अंडमान अलग हुए, ये बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए अब देखते हैं इस पर आपके प्रश्न। अपने क्रोध का शमन के लिए तातारा ने क्या किया? गांव वालों से मारपीट की, वामीरों से विवाह कर लिया, अपनी तलवार को धरती पर घोंप पूरी ताकत से खींचने लगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या था, अपनी तलवार को धरती में घोंप कर पूरी ताकत से खींचने लगा। नेक्स्ट आते हैं, लोग क्या देखकर सिहर उठे? क्या चीज सिहर उठना मतलब बहुत ज्यादा डर उठ गए थे। विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। वामीरों की को चीखता देखकर, धरती को फटता देखकर, तातारा के क्रोध को, या करुण चीख पुकार को। तो सही क्या है, वो धरती को फटते देखकर जो है सिहर उठे थे, उनको बहुत डर लग गया था। अब कथन और कारण आधारित प्रश्न है। वामीरों की चीख धरती के फटने की गड़गड़ाहट में डूब गई। तो सही है, वामीरों को कहीं भी जाना पसंद नहीं था, ऐसा तो गलत है। तो कथन तो सही है मगर कारण उसकी गलत व्याख्या कर रहा है। तो कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। नेक्स्ट आते हैं, तातारा के अंतिम छोर पर पहुंचने पर क्या हुआ? जब वो खींचता खींचता अंतिम छोर तक पहुंच गया था तो क्या हुआ था? द्वीप दो भागों में बंट गया, समुद्र दो भागों में बंट गया, आकाश दो भागों में बंट गया, या देश दो भागों में बंट गया? तो सही क्या था, द्वीप दो भागों में बंट गया था। उपरित गद्यांश किस पाठ से लिया गया? कौन सा पाठ है? तातारा वामीरों की कथा। यहाँ पर खा ऑप्शन पे लगा। चलिए नेक्स्ट आ जा। देखिए जो आपके एग्जाम में आएगा उसमें तो चैप्टर बेस्ड आता नहीं है, मतलब चैप्टर तो से होता नहीं है कि भाई फर्स्ट चैप्टर से दे रहे हैं, सेकंड चैप्टर से दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा होगा ताता आपको लिखना भी होगा और ये भी बताना होगा राइटर कौन है। तो इसीलिए सारे राइटर्स के नेम भी आप जरूर याद करना। चैप्टर में जितने भी राइटर्स हैं, इस चैप्टर के ये राइटर हैं, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। वह स्वभाव से ही बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। चैप्टर कौन सा है? बड़े भाई साहब। ठीक है, वहां से दिया गया। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें ना कोई अर्थ होता ना सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हो। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उसने पूछने पर का साहस ना हुआ।
कि भाई मैं पूछ लूं कि भाई ये क्या है बड़े भाई साहब से, तो इतना मेरे अंदर हिम्मत ना थी। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब इस पे हमारे पास कितने हैं? 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, छोटा भाई बड़े भाई की रचनाओं को समझना चाहता था। क्यों समझना चाहता था? उत्सुकतावश, जिज्ञासावश, सीखने के लिए या समझने के लिए? तो उसको उत्सुकता थी कि आखिर ऐसा क्यों है, तो सही क्या है? उत्सुकता। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बड़े भाई साहब हरदम किताबें खोले क्यों बैठे रहते थे? अध्ययनशील होने के कारण, परिश्रमी होने के कारण, कुछ नहीं समझ पाने के कारण, उदाहरण स्थापित करने के लिए? तो देखिए वो क्या था, चैप्टर में तो दिया हो गया है, क्योंकि आपके यहाँ पर, आप यहाँ पर देखोगे ना, ये जो दिया गया ध्यान से देखना। वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर। तो यहाँ पर क्या था, वे बहुत अध्ययनशील थे। तो अध्ययनशील का तात्पर्य क्या हुआ कि वो हमेशा पढ़ते रहते थे। तो यहाँ पर सही क्या है, क्या दिया है? बड़े भाई साहब हरदम किताबें क्यों खोले बैठे रहते थे? क्योंकि वो बहुत अध्ययनशील थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको अक्सर देखने के लिए मिलेंगी जहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण स्थापित करने के लिए और अध्ययनशील होने के लिए जब मैं आंसर्स देख रही थी ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा डाउट में हो रही थी, यार पता नहीं कौन सा सही होगा। लेकिन जब मैंने गद्यांश को ध्यान से देखा तो समझ में आ गया कि पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं, उनकी शब्द रचना में सामंजस्य क्यों नहीं था? विचारों में अस्थिरता के कारण, शब्द रचना संरचना का अभाव था, उद्देश्यहीनता थी समय बिताने के लिए, क्योंकि वो किसी उद्देश्य से उन रचनाओं का निर्माण नहीं कर रहे थे। तो क्या था? उद्देश्यहीनता के कारण। एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबादत देखी। इस पंक्ति में इबादत का अर्थ क्या है? शेर, विचार, तथ्य या लेख? तो सही क्या है? लेख, यानी कि कुछ लिखा हुआ देखना। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण। भाई साहब स्वभाव से ही बड़े अध्ययनशील थे। ठीक है, ये बात तो लिखी। वे हरदम किताबें पढ़ते रहते थे, तो बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो का ऑप्शन सही रहे। नेक्स्ट आते हैं, अगला गद्यांश है हमारे पास, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। कौन सा ये चैप्टर है? आप कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, है ना? पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बड़ी हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्ती से भगाना शुरू कर दिया है, बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव व प्रकृति के लिए असंतुलन का परिणाम। ठीक है, तो ये गद्यांश हमने पढ़ लिया, आपको चैप्टर भी बता दिया कौन सा है। तो क्वेश्चन देख ले, 5 प्रश्न है। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक किस ओर संकेत कर रहे हैं? सामाजिक भेदभाव, शहरी जनजीवन, नष्ट होती आबादी या प्रकृति शोषण? तो क्या है ये छोटे छोटे डिब्बों में घर कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं, हमारे फ्लैट्स होते हैं, है ना? नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर सही कथन चुनिए। अब ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा है, उसमें से हमें सही देखना है। मनुष्यों ने सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी है, ऐसा तो कोई बात नहीं थी। मनुष्यों ने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि समझा है। मनुष्यों ने प्रकृति को जीवन का आधार माना है, बिल्कुल भी नहीं तो माना होता तो जंगल को नष्ट नहीं करते। मनुष्यों ने प्रकृति पर विजय हासिल कर ली, ऐसा भी नहीं। तो सही क्या है? मनुष्यों ने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि रखा, इसीलिए वो जंगलों का नाश करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना हित ही सबसे ज्यादा है। कथन और कारण आधारित प्रश्न है, मानवीय क्रियाकलापों ने प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाओं को बढ़ा दिया।
बात सही है। दुनिया का अस्तित्व मानव और प्रकृति के सह संबंधों पर निर्भर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कथन और कारण दोनों सही है। भाई ये जो आपदाओं की संभावना बढ़ाई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मानव ने वो संतुलन कहीं ना कहीं बिगाड़ा है। तो यहाँ पर कथन तथा कारण दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस पूरे गद्यांश को हमने पढ़ा, इसके माध्यम से लेखक कहना क्या चाह रहे हैं? प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, सामूहिक जीवन निर्वाह के लिए सलाह दे रहे हैं, पशु पक्षियों के प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे वो प्राकृतिक आपदाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि हमारे इस जरा सी नाम समझी से कैसी कैसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही। तो यहाँ पर ये चौथा हमारा सही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से मनुष्यों के बारे में क्या पता चलता है? उदार प्रवृत्ति, सांप्रदायिक सोच, समाज सेवी प्रवृत्ति या संकुचित मानसिकता। तो अपनी बुद्धि के माध्यम से लोगों ने क्या किया? दीवारें यानी कि बंटवारा कर दिया। तो सही क्या है? संकुचित मानसिकता। अब हम आ जाते हैं अगला गद्यांश। यहाँ क्या दिया गया है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बड़े भाई साहब, ठीक है, हिम्मत टूट जाती इस तरह, पर जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। ठीक है, तो जब डांट पड़ती तो उसके बाद यही करते थे हमारे लेखक। अब इस पर है 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाई साहब किस कला में निपुण थे? चित्रकला में, संगीत कला में, उपदेश कला में या नृत्य कला में? तो भाई साहब किस में निपुण थे? वो थे उपदेश कला में, उपदेश देने में बहुत माहिर थे। लेखक की हिम्मत टूटने के कारणों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। खेलकूद करने से, असफल होने से, पढ़ाई में अरुचि होने के कारण, कटु और तीक्ष्ण उपदेश रूपी व्यंग्य बाण सुनकर। तो उनकी जो हिम्मत टूटती थी वो बड़े भाई साहब के कटु और तीक्ष्ण उपदेश रूपी व्यंग्य बाण सुनकर होती थी। तो यहाँ पर केवल चौथा कथन सही है, घ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निराश होने पर लेखक ने घर जाने के बारे में सोचा था। हाँ, ये तो सही है, सोचा था। निराश होने पर लेखक ने स्कूल जाने के बारे में सोचा था। नहीं, गलत। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो कथन ए सही है तथा कारण आर गलत है। तो यहाँ गा में ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। गद्यांश में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? हमारे इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के लिए। तो सही क्या है? नंबर 2, लेखक के लिए। घंटे 2 घंटे बीत जाने के बाद लेखक क्या करता? गद्यांश के आधार पर मेल खाते हुए विकल्प। तो जब निराशा के बादल छटते घंटे 2 घंटे बाद, तो बैठ के फटाफट एक टाइम टेबल बना लेते थे, है ना। देखते हैं क्या होता। निराशा से बाहर होता, जी लगाकर पढ़ता, एक टाइम टेबल बनाता, घर चला जाता। तो सही क्या था? जब निराशा के बादल फटते तो चटपट एक टाइम टेबल बना दिया करते थे कि अब मैं इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ऐसे गद्यांश जो रिपीटली पिछले कई सालों से पूछे जाते रहे, ताकि आपको काफी हेल्प हो। इसलिए मैं ये गद्यांश आपके लिए लेकर आई कि इस तरीके से कुछ गद्यांश आएंगे। ठीक है, तो बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व कराया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोबारा जल्दी ही। फिर से अब हम लेकर आएंगे आपके काव्य खंड की प्रैक्टिस। ठीक है, तो गद्य खंड आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।